पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न मनाया, चिकन खाया और जो भी चीज पसंद आई उसे उठा ले गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास में जमकर चिकन पार्टी की। चिकन खाने की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। यही नहीं, जिनके हाथ जो आया वो उसे लेकर फरार हो गया। प्रदर्शनकारी ने पीएम हाउस के पालतू जानवरों को भी नहीं छोड़ा, उसे भी उठा ले गए। इस तस्वीर में देखिए, प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर से शीशे के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइब्रेरी में रखी किताबों को भी उठा ले गए। सुरक्षा में गार्ड प्रदर्शनकारियों को समझाते भी दिख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान ढाका से लोकतंत्र को कलंकित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारी असेंबली में घुस गए और जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के असेंबली में भी धावा बोल दिया। यहां उपद्रवियों ने जोरदार हंगामा किया, बम भी दागे गए। संसद के अंदर हर तरफ धुएं का गुबार देखा गया। वीडियो में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की टेबल पर चढ़कर हंगामा करते और कुर्सियों को फेंकते देखा जा सकता है। इस दौरान प्रदर्शनकारी सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारी यहां घंटों जमे रहे। इस हंगामे के बीच एक प्रदर्शनकारी को संसद से 55 लाख रुपए भी मिले, जिसे युवक ने सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश से उपद्रव की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पुलिस स्टेशन और अवामी लीग के लीडर्स भी उनके निशाने पर है, उन पर भी हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के साउथ सिटी मेयर शेख फजले नूर तपोश के दफ्तर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने मेयर के दफ्तर में आग लगाने से पहले वहां तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा के घर में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ की। मुशर्रफ मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी से सांसद है, इसीलिए हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में आग लगा दी। तो अभी सबसे बड़ी जानकारी यही है कि शेख हसीना अपना देश बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि भारत में हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में उन्हें रखा गया और उसके बाद वो लंदन के लिए रवाना भी हो जाएंगी। हमारे साथ सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, आखिर शेख हसीना की ये हालत कैसे हुई? 15 साल से सत्ता संभाल रही शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगाए जाने लगे। ये नौबत आ गई कि उन्हें आनन फानन में अपना ही देश छोड़ना पड़ा और सब जानते हैं कि आरक्षण से जुड़े एक फैसले की वजह से ये हालत हो गई। देखिए, ये महज वैसे तो अंजलि ये कोई आरक्षण का प्रोटेस्ट नहीं था जिसने तख्ता पलट कर दिया और इसकी तैयारियां बहुत पहले समय से कर ली गई थी। और कहा यह जा रहा है कि देखिए, ना सिर्फ उनको लेकर नाराजगी थी बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन के चार्जेस थे, उनके लाइफस्टाइल को लेकर लगातार सवाल खड़े होने लगे थे और ये चिंगारी लगातार आग बनती गई। अभी इंपॉर्टेंट ये था कि पिछले एक महीने में जब से ये प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स के बाद दूसरे प्रेशर ग्रुप्स इसमें जुड़ते चले गए। अपोजिशन पार्टीज को भी दिखा कि ये सबसे माकूल समय है, सबसे सही समय है कि जब वो इस अपोजिशन को या फिर इस पूरे प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप देखिए, एक महीने के अंदर ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर इसको सपोर्ट किया। शेख हसीना के तख्ता पलट के अंदर इन्होंने मदद की। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बीएनपी जैसी पार्टी जो लगातार कहीं नहीं थी, जो बिल्कुल हाशिए पे चली गई थी, उसको रिवाइव करने का काम किया गया। और यही वजह है कि जमात के साथ मिलकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक मास प्रोटेस्ट में बदला गया और उसी के बाद तख्ता पलट की। लेकिन ये विदेशी ताकत क्या है जिसके बारे में शेख हसीना कह रही है कि सब कुछ प्लान विदेश में हुआ है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आईएसआई के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। आईएसआई के अलावा कई ऐसी एजेंसीज हैं जो नहीं चाहती थी कि शेख हसीना वहां रहे, क्योंकि आईएसआई चाहती थी कि वहां पर लगातार शेख हसीना का तख्ता पलट हो, उनका रिवाइव हो। दूसरी अपोजिशन पार्टी का, जिसमें बीएनपी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बीएनपी पर कहा जाता है कि उनका अलायंस ना सिर्फ पाकिस्तान की कई एजेंसीज के साथ है बल्कि लगातार जिस तरीके से जो बड़े लीडर्स हैं, रहमान उनका भी कहा गया, जो एक्टिंग चेयरमैन थे, एक्टिंग चीफ थे, उनकी मीटिंग को लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए गए। यहां तक कि शेख हसीना के ऑफिस तक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह इनपुट पहुंचाया कि लगातार बीएनपी के टॉप लीडरशिप आईएसआई से मिल रही है। और यही वजह थी, अगर आप देखें, कि एकदम से नहीं, धीरे धीरे कर चिंगारी को आग बनाया गया। और शेख हसीना का आपको वो आखिरी कमेंट याद होगा जब उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल कई स्टूडेंट्स को टेररिस्ट तक कह दिया था। और यही एक बड़ा कारण रहा कि ना सिर्फ जो स्टूडेंट थे बल्कि जो दूसरे लोग थे वो सड़कों पर उतर आए, मास मूवमेंट किया और शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा।
बिल्कुल, कई सारी बातें अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है और खासकर जो तस्वीरें आ रही हैं वो ज्यादा परेशान करने वाली हैं। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें पूरे देश को शर्मसार कर दिया। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को निशाना बनाया है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के साउथ सिटी मेयर शेख फजले नूर तपोश के दफ्तर में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने मेयर के दफ्तर में आग लगाने से पहले वहां तोड़फोड़ भी की। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशर्रफ मुर्तजा के घर में आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में लूटपाट और तोड़फोड़ की। मुशर्रफ मुर्तजा शेख हसीना की पार्टी से सांसद है, इसीलिए हुड़दंगियों ने मुर्तजा के घर में आग लगा दी। सुमित, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतना तो बता रही हैं कि आरक्षण का मुद्दा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक मामला भी नहीं था। सेना ने गोली नहीं चलाई, मूक दर्शक बनी रही, पुलिस कर्मियों को चौकियों में जलाया गया जिंदा। अब खबरें आ रही हैं कि हिंदुओं के मंदिरों को, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है और लूटपाट तो हो ही रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये सब चीजें कहीं और जाती नजर आ रही हैं? ये सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा या सिर्फ एक पॉलिटिकल अपरूट का मामला नहीं है कि एक पार्टी को हमने सत्ता से बाहर निकालना है, सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं रह रहा है। तस्वीरें तो यही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अराजकता का एक माहौल है। खासतौर पे इस्लामी जिहादिया जो लगातार एक बड़ा ग्रुप है जिसको लेकर जो बैन ग्रुप था उसके स्टूडेंट विंग इसमें शामिल होते हैं। लगातार उसको इसकी कॉन्स्पिरेसी या फिर कह सकते हैं उसकी नींव रखी जाती है। ढाका यूनिवर्सिटी से वो शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी अपने साथ ले लेते हैं। और अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा, ये सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट नजर नहीं आ रहा। अब ये प्रोटेस्ट लगातार एक कम्युनिटी के खिलाफ भी चलता जा रहा है। और अभी अगर आप देखें कि कल रात से सड़कों पर जिस तरीके का माहौल है ढाका में, वो जरूर दिखा रहा है कि ना तो पुलिस, ना तो आर्मी, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ वो नतमस्तक हैं प्रोटेस्टर्स के सामने। और क्या भारत की बांग्लादेश की सीमा पर तनाव बढ़ेगा इस स्थिति से? क्योंकि अगर माइनॉरिटीज को नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो मूवमेंट नेचुरली भारत की तरफ होगा। देखिए, भारत की वैसे तो इस पर पूरी नजर है। खासतौर पे अगर आपने देखा कि कल सीसीएस की बैठक हुई थी, खुद आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर मीटिंग की। जो एमईए है या फिर जो बीएसएफ डिप्लॉय है खासतौर पे बॉर्डर पोस्ट के ऊपर 4000 से ज़्यादा किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के लगते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती गई है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी इंटरिम गवर्नमेंट का वेट किया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के आ जाने तक ये अराजकता इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि अभी भी वहां पर लोगों को ना तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए ये और चिंता की बात है, जितना वक्त लगेगा एक सरकार को टेक ओवर करने में, उतने समय तक अराजकता की इस आग में बांग्लादेश और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिता।